the chapter which we started 2 weeks ago, which is chapter number 2, force vectors, and the chapter is going to be covered from the same book जो कि हमारी textbook है, Engineering Mechanics Statics by R.C. Hibbeler, 12th edition. Last week we started with these two topics कि हमने किसी भी वेक्टर को, और चूंकि हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स वेक्टर की बात करते हैं, तो किसी भी फोर्स वेक्टर को हमने किस तरह कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में जो है वो लिखना है. तो कल हमने देखा था कि किस तरह हम किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं. कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन से क्या मुराद है कि जब हम किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर्स आई जे के अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिजॉल्व करके लिखें तो उसको हम कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन जो है वो कहते हैं. तो हाउ वी कैन राइट एनी वेक्टर विच लाइज इन 3D स्पेस यूजिंग कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन. उसमें फिर कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए हमें उसके अल्फा बीटा और गैमा जो है वो एंगल्स अगर नोन हो तो हम उसको उन एंगल्स की मदद से आई जे के कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा कल हमने थोड़ी सी बात की थी एडिशन ऑफ कार्टेशियन वेक्टर्स की. एडिशन ऑफ कार्टेशियन वेक्टर से क्या मुराद है कि लेट अस सपोज के हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उनको अगर हम ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट ईच एंड एवरी वेक्टर विच इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन नोटेशन, और उसके बाद फिर हम उनको सिंपली रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल आई जे और के कंपोनेंट्स को जो है वो ऐड कर दें तो हमें जो है वो रिजल्टेंट के एक्स वाई और जी कंपोनेंट्स मिल जाते हैं. उसके बाद जब एक्स वाई जी कंपोनेंट्स मिल जाए रिजल्टेंट के तो वी कैन ऑलवेज राइट के उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, और उसके डायरेक्शन के लिए अगेन हम डायरेक्शनल कोसाइंस जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसके डायरेक्शन को कंप्लीटली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. तो कल हमने थोड़ा सा इस टॉपिक की थ्योरी जो है वो देखी थी. आज जो है वो इससे रेलिवेंट हम कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर्स का और फोर्स वेक्टर विच आर डायरेक्टेड अलोंग अ लाइन. ये दोनों टॉपिक्स हम कंबाइन करके पढ़ेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी जो है वो कंबाइन ही करके आपकी बुक में इन दोनों टॉपिक्स के बाद दिए गए हैं, जिनमें से कुछ हम आज सॉल्व करेंगे और कुछ जो है वो कल की क्लास में जो है वो सॉल्व करेंगे. So starting with the various examples and problems relevant to this topic जो कि हम कुछ क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे. ये वो स्लाइड है जो कि मैं चाहता हूँ कि इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम अभी करेंगे और बाकी जो रह जाते हैं उनको आप एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अपनी ओन प्रैक्टिस के लिए. So starting with example 2-9, a very simple example जिसमें सिंपली एडिशन हमने करनी है कार्टेशियन वेक्टर्स की. इस पॉइंट पे जो कि रिंग है इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. वन इज अ फोर्स F1 which is already being written in terms of its Cartesian notation, that is unit vectors j and k. The second one is force F2 which is again written in terms of its Cartesian notation, that is in terms of unit vectors I, j and k. We need to find out the magnitude and coordinate direction angles of the resultant force acting on the ring. So since the forces have already been written in terms of Cartesian notation, so we will move directly in finding the resultant force. So the resultant vector which is being represented here as Fr would be equal to summation Fxi plus summation Fyj plus summation Fzk. So this is going to be the resultant vector. Summation Fx से क्या मुराद है कि तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो x एक्सिस के अलॉन्ग हैं उनको हम सम कर रहे हैं. इसी तरह summation Fy मींस के y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं उनको सम कर रहे हैं, और summation Fz से मुराद है कि we are summing the components which are acting along the z axis. So if we take a look at these two forces, there is only one component which is 50i of force F2 which is acting along the x axis. So x डायरेक्शन में तो सम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, तो डायरेक्टली हम इसको 50i जो है वो लिख सकते हैं. जहां तक ताल्लुक y एक्सिस का है, so these are the two components which are acting along y axis. One is -100j, the other one is 60j. So once we are going to sum these, it would comes out to be -40j. So this is going to be the resultant y component acting along the negative y axis. जहां तक ताल्लुक z कंपोनेंट्स का है तो z डायरेक्शन में ये दो कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं. वन इज this 100k, the other one is 80k. So once you are going to sum it, it would comes out to be 180k. So this is going to be the resultant force which is 50i minus 40j plus 180k, and the units are going to be pounds. So resultant आपने फाइंड कर लिए. जहां तक ताल्लुक इस resultant के मैग्नीट्यूड का है, so you can find out the magnitude by
squaring and summing all these components and then taking the under root. So 50 square plus 40 square plus 180 square whole under root will give you the resultant's magnitude, which comes out to be 191.05 pounds. So ये आपके पास resultant force जो रिंग के ऊपर एक्ट करिए उसका magnitude आ जाएगा. Now how you are going to find out the alpha, beta and gamma? Any idea? कोई एक student? So sigma fx divided by resultant. Cos alpha के equal हो जाएगा. Similarly with all the other angles. Okay, so जब हम बात करते हैं अल्फा की तो बेसिकली cos alpha is equal to summation fx over fr magnitude. So we can write alpha to be equal to cos inverse 50 over 191.05. So this will give us alpha to be equal to 74.83. In a similar fashion, once you take cos beta, it would be equal to cos inverse minus 40 over 191.05. So that will give you beta to be equal to 102.09 degrees. And similarly, gamma can also be determined, which comes out to be 19.58 degrees. So these are the three angles which are going to be used for defining the direction of this resultant force. Is it clear to all of you? कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें इस प्रॉब्लम इस एग्जांपल में? No, sir. Okay, so moving on to a slightly difficult example relevant to this topic, which is example 2-11. मैंने अब किया क्या है कि हर जो सोल्यूशन मैं ऑलरेडी यहाँ करा भी रहा होता हूँ उसको मैंने यहाँ स्लाइड के तौर पे भी शामिल कर दिया ताकि आप जब इन स्लाइड्स को डाउनलोड करें इसी MS Teams के चैनल में तो एटलीस्ट आपको हर सोल्यूशन जो है वो यहाँ विजिबल हो, आपको हर दफ़ा रिकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत जो है वो ना पेश आए. Okay, example 2-11 की अगर हम बात करें तो we have again two forces which are acting on this hook. One is a force F1 whose magnitude is known to us, which is 300 Newton, and its direction is also known to us. That is, this force F1 is making an angle of 45 degrees with respect to x-axis, 60 degrees with respect to y-axis, and 120 degrees with respect to the z-axis. So we can use these alpha, beta and gamma in order to write this force F1 in terms of its Cartesian notation. ठीक है. उसके अलावा आपके पास जो second force है, which is this force F2, its magnitude as well as coordinate direction angles are not known to us. However, the resultant of these two forces is a force Fr acting along the positive y-axis and has a magnitude of 800 Newton. तो आपके पास जो है वो F2 तो unknown है लेकिन Fr जो resultant है इन दोनों का वो आपको known है कि it is a force having a magnitude of 800 Newton and it is acting along the positive y-axis. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वही कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल करेंगे. थोड़ा सा फिगर मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि सोल्यूशन हम यहीं जो है वो करते रहें. सो स्टार्टिंग विद फोर्स F1. F1 की अगर हम बात करें तो जिस तरह भी कहा था कि F1 की आपको मैग्नीट्यूड नोन है और अल्फा बीटा गैमा नोन है, तो वी कैन ऑलवेज राइट F1 इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन नोटेशन एज 300 cos of 45i plus 300 cos of 60j plus 300 cos of 120k. So this is going to be the Cartesian vector notation of F1. So once we put the values of these angles, F1 vector would comes out to be 212.13i plus 150j minus 150k and the units are going to be Newton. तो ये आपके पास force F1 आ गई है in terms of its Cartesian vector notation. Okay, force F2 is not known to us, so we are going to use a generic form of F2, which is going to be of the form F2xi plus F2yj plus F2zk. So F2 को हमने उसकी जेनेरिक फॉर्म में लिख लिया. हमें F2x नहीं पता, F2y नहीं पता, F2z नहीं पता, लेकिन ये बताइए कि जाहिर है ये कंपोनेंट्स i, j और k एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे होंगे. Okay, what about Fr? Can you write Fr in terms of Cartesian notation?
यस सर, मैग्नीट्यूड तो हमें पता है उसका। What about its direction? FRX along the positive y-axis. So what should be the Cartesian notation of FR? सर ये 45 और 60 को ऐड कर देंगे हम सर। नहीं सर, थोड़ा सवाल गौर से पढ़ें। F1 और F2 का रिजल्टेंट FR है जो कि गिवन है आपको कि it acts along the positive y-axis with a magnitude of 800 Newton. So if a vector is acting along the positive y-axis, what should be the unit vector which we should include with 800 Newton? So unit vector J आपने ऐड कर दिया. Is it clear to all of you? Yes sir. Yes sir. Okay. So as per that vector addition, we know that FR is the vector sum of F1 and F2, isn't it? So we are writing FR here as 800J. F1 would be F1 plus F2 would be equal to 212.13 plus F2X I plus 150 plus F2YJ plus minus 150 plus F2Z K. ऐसे ही होगा. Yes sir. Okay, so how we are going to find out now the values of F2X, F2Y and F2Z? Any idea? Anyone volunteer? कंपेयर कर लेंगे आई का। सर we are ये compare कर I लेंगे। और K वाला इक्वल टू 0 करेंगे, बाकी दूसरा J वाला इक्वल टू 800 करेंगे सर। So basically what we are doing is since it is a vector equation, so equating the I, J and K coefficients on both sides of this equation. So once you compare the I coefficient, since on the left hand side the I coefficient is 0, basically a 0I plus 0K plus 800J. So since on the left hand side the I coefficient is 0, so we can write that this 0 should be equal to 212.13 plus F2X. Similarly, once we compare the J coefficients, then it means that 800 should be equal to 150 plus F2Y. And once we compare the K coefficient, it means that 0 should be equal to 150 minus 150 plus F2Z. So comparing the I, J and K coefficients on both sides of this equation, आपके पास तीन equations आएंगी. तीनों equations को जब आप solve करेंगे तो you can get the values of the three unknowns F2X, F2Y and F2Z. Is it clear to all of you? Yes sir, clear. ठीक है. Okay, so once you have got these three components, then F2 should be equal to F2xi plus F2yj plus F2z. कि आपने इसको F2 को भी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन फॉर्म में लिख लिया है. ठीक है, क्योंकि आपके पास तीनों कंपोनेंट्स आ गए हैं, सो F2 को आपने कार्टेशियन नोटेशन में लिख लिया है. The magnitude of F2 would be equal to 212.13 square plus 650 square plus 150 square whole under root. So the magnitude comes out to be 700 Newton. And accordingly आपके पास वेक्टर भी आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया. So now you can determine alpha, beta and gamma, which are basically representing the directions which F2 is making from the positive x, y and z axis. So alpha 2 should be equal to cos inverse minus 212.13 over 700. इसी तरह beta 2 should be equal to cos inverse 650 over 700 and gamma 2 should be equal to cos inverse 150 over 700. So this is how you can find out alpha, beta and gamma for this course F2. Is it clear to all of you? कोई क्वेश्चन जो आपका इस प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो पूछ सकते हैं आप? No sir. Okay, so moving on to our next problem, which is problem 2-73. थोड़ा सा आप इस प्रॉब्लम को गौर से देखें क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी समझने वाली हैं. पहले दो एग्जांपल्स तो सिंपल थे. दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज प्रॉब्लम. So we have a shaft as shown to you in the figure, and this shaft is being acted upon by three forces F1, F2 and F3,
and it is known that the magnitude of all three forces as well as the angles are known to us. We need to determine the magnitude and coordinate direction angles of the resultant force. It is given to us that force F2 जो है it acts within that octant, यानी force F2 जो है उसका ये पैरेललोग्राम लॉ के तहत अगर हम देखें तो तीन कंपोनेंट्स बन रहे हैं. What about force F3? In which coordinate this force F3 is acting? Sir, second. Second coordinate. Can you name that coordinate? Is it x, Negative y, one. y, z? नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, नेगेटिव एक्स क्वाड्रेंट, पॉजिटिव वाई क्वाड्रेंट. उसमें नेगेटिव एक्स Y पॉजिटिव और पॉजिटिव. थोड़ा सा गौर से देखें. Is it negative x positive y or negative y positive z? Y positive Z. Negative y positive z. So negative y positive z. So we have basically three forces. One is force F1, which is acting along a line that is positive x-axis. The other one is force F3, which is acting in a plane that is minus y positive z plane. And the third one is force F2, which is acting in space. तो F1 का एक कंपोनेंट आएगा, F3 के दो कंपोनेंट्स आएंगे और F2 के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आएंगे. Is it clear to all of you? यस सर. ठीक है. अब एक एक करके हम इन तमाम फोर्सेस को सबसे पहले कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम इनके ऊपर समेशन वाला फॉर्म लगाएंगे. So let me move that picture towards the side ताकि हम इसको यहीं सॉल्व कर सकें. Okay, so first of all we are going to write each and every force in terms of its Cartesian vector notation as already discussed. So starting with force F1, since this force F1 is acting along the positive x-axis, so in terms of Cartesian vector notation, this force is going to be 400I and its magnitude is going to be Newton. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, moving on to our next force, which is force F3, because it is acting within a plane, so it is easier to resolve it. So how we are going to resolve this F3 into its components, or how we are going to write this F3 in terms of Cartesian notation? सर वो हमें स्मॉल ट्रायंगल दिए तो हम उसके इक्वेट करके इनको आपस में. Okay, so once we are using that smaller triangle, it means that we need to resolve it along the y and z axis. So what should be the y component of this force, 200 Newton force? Sir, 3/5. दोबारा गौर से देखें. What is the Sir, number four which or is five. parallel to y-axis? सर 4 और 5. 4/5. What about positive or negative sign? सर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा. Since this component is acting towards the negative y-axis, so we are going to include it with a negative sign. So it is going to be minus 200 into 4/5. And since it represents the y-axis, so we are going to include unit vector j. यहाँ तक क्लियर है रेक को? किसी को इस कंपोनेंट के हवाले से कोई डाउट? सर काइंडली एक दफा समझा दें सर, ये 4/5 जे कैसे है? देखें, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था, अगर आपको याद हो पिछले टॉपिक में, सपोज हम सिंपल 2 डायमेंशन कंसिडर कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि आपके पास ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, एंड यू हैव अ वेक्टर व्हिच इज बेसिकली एक्टिंग इन दिस सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज नेगेटिव x पॉजिटिव y वाले कोऑर्डिनेट है. इस वेक्टर का सपोज मैं कहता मैग्नीट्यूड आपके पास 200 यूनिट्स है. आपके पास इस वेक्टर का एंगल तो नहीं गिवन था, लेकिन इस वेक्टर के साथ ये एक स्मॉलर ट्रायंगल सपोज गिवन था जिसमें आपको यहाँ जो है वो 3 लिखा था, ये 4 लिखा था और ये 5 लिखा था. अब मैं आपसे कहूँ कि आप इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व करें, तो यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ आपने दो लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ की. जहाँ ये लाइंस एंड एक्सिस को कट करती थी वहाँ आपके कंपोनेंट्स बन गए. सो दिस इज बेसिकली द x कंपोनेंट जिसको मैंने fx से डिनोट किया, दिस इज बेसिकली द y कंपोनेंट जिसको मैंने fy से डिनोट कर दिया. जहां तक ताल्लुक इस fx के मैग्नीट्यूड का है, सो आपके पास ये मैग्नीट्यूड होगा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इनटू
एफ एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलोंग इस छोटे ट्राइंगल की कौन सी साइड आ रही है? 4 सर। 4/5. 4. सो आप 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि 5 आ जाता है वो लिख लेते हैं, और चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है सो नेगेटिव साइन आपने यहाँ डाल लिया। यहाँ तक क्लियर है रेक को? यस सर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एफ वाई को लिखें तो एफ वाई भी उसी तरह हो जाएगा। 200 इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है और वाई एक्सिस के अलोंग इस छोटे ट्राइंगल की कौन सी साइड आ रही है? सर सर 3 3. सो इट इज 3 गोइंग by टू बी 5. 3/5, और चूंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो आपने इसको जे के साथ लिख लिया, ये आपका आई के साथ आ जाएगा कार्टेशियन नोटेशन। ये चीज हर एक को क्लियर हो गई है? जी Yes, सर, sir. थैंक यू। ओके अब जरा इस ट्राइंगल को जो ओरिजिनल फिगर थी इसको दोबारा गौर से देखें जब तक मैं इसको रब कर लेता हूं जो यहाँ हमने लिखा है। सो चूंकि आपके पास जो फोर्स F3 है इट इज एक्टिंग विद इन द वाई जी प्लेन, और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो नेगेटिव वाई और पॉजिटिव जी प्लेन में ये एक्ट कर रही है। सो वंस यू आर रिजॉल्विंग दिस फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स यूजिंग द स्मॉलर ट्राइंगल, तो आपके पास ये दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, नेगेटिव वाई और पॉजिटिव जी। जहां तक ताल्लुक वाई कंपोनेंट का है तो यहाँ 4 वाली साइड जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आपने 4/5 यूज कर लिया और माइनस का साइन इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज दिस कंपोनेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। दूसरा कंपोनेंट आपका जी एक्सिस के अलोंग बनेगा और पॉजिटिव जी के अलोंग बनेगा, तो आपने पॉजिटिव साइन डाला। 200 जो साइड जी एक्सिस के अलोंग आ रही है वो आपके पास ये 3 वाली है, सो 3 ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज 5, और जी एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आता है वो आपके पास के आ जाता है। सो -200 4/5 j plus 200 3/5 k. Is it clear to all of you? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So simplifying these two things, आपके पास जो बचेगा यहाँ वो -160j और 5 for the 20 plus 120k, और यूनिट्स आपके पास न्यूटन आ जाएंगे। So I hope कि F1 and F3 are clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now moving to the critical force which is F2. How we are going to resolve this F2 in terms of its Cartesian notation? थोड़ा सा गौर से देखें कि F2 को हम कैसे कार्टेशियन नोटेशन में कर सकते हैं। सर जिस तरह लास्ट पे किया है F2 cos of 60 and cos of alpha. अच्छा चलें, अल्फा तो आ गया आपके पास, अल्फा कितना गिवन है? सर 60. 60. Okay, what about this F2 making angle with y axis? Is it given to us? No, sir. सर नहीं, लेकिन वो z के साथ Fine. दिया हुआ है तो हम वो रिलेशनशिप लगा के सर फाइंड कर लेंगे cos अल्फा स्क्वायर cos बीटा Okay. स्क्वायर प्लस So cos since gamma eta 2 is square. not known to us, so first of all we are going to use cos square alpha 2 plus cos square beta 2 plus cos square gamma 2 किसके बराबर होता है? सर 180. 1 के बराबर होता है। So alpha 2 is known to us which is 60 degree, gamma 2 is known to us which is again 60 degrees. So once we put the values of alpha 2 and gamma 2, beta 2 comes out to be 45 degrees. So beta 2 is 45 degrees. Now we can write this F2 in terms of its Cartesian notation, which is 300 cos of alpha 2 plus 300 cos of beta 2 which is 45 degrees plus 300 cos of gamma 2 which is 60 degrees. So F2 would comes out to be 150i plus 212.13j plus 150k. यूनिट्स आपके न्यूटन है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, so you have written all these three forces F1, F2 and F3 in terms of its Cartesian vector notation. The next step is going to be how you are going to find out the resultant. In order to find out the resultant, आप वही method apply करें, summation fxi, summation fyj plus summation fzk. So ये आपके पास
तीनों समेशन करके आ जाएंगी। सिंपली आई कंपोनेंट्स को सम कर लें, जे कंपोनेंट्स को सम कर लें, के कंपोनेंट्स को सम कर लें। द रिजल्टेंट फोर्स इज गोइंग टू बी 550 आई प्लस 52.13 जे प्लस 270 के। एफ आर आपके पास आ गई, उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लेंगे, उनके तो सारे कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट ले लेंगे। सो एफ आर विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 614.91। Once you have found FR as well as its magnitude, then you can find out alpha R, beta R and gamma R by simply taking cos inverse summation fx over fr, cos inverse summation fy over fr and cos inverse summation fz over fr. So those angles comes out to be 26.56, 85.14 and 63.95. Clear है? या किसी को कोई चीज, कोई डाउट, कोई क्यूरी हो इस प्रॉब्लम में? Yes sir, clear. तो कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है स्टैटिक्स अभी तक? अभी तक तो एक तरह से ये आपकी रिवीजन ही चल रही है। Yes sir. ओके, सो मूविंग ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक। और अगर आप ये प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो आई होप कि फिर इस टॉपिक से रेलिवेंट आपको बाकी तमाम प्रॉब्लम्स आसान लगने लगेंगे, बिकॉज इट इज अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। Three forces are acting on this ring which are shown to you. One is a force of 80 Newton which is acting within a plane. जब भी किसी फोर्स के साथ इस तरह का पैरेललोग्राम गिवन हो तो पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि ये इस प्लेन के अंदर जो है वो एक्ट कर रही है। So we have a force F1 which is basically acting within a plane and the plane is going to be XZ plane. इसको रिजॉल्व करने के लिए we can use that smaller triangle जो कि XZ plane के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन है। The second one is a force FR. The second one is a force F2 which is acting along the negative Z axis. ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो तीसरी फोर्स है इट इज फोर्स FR जो कि गिवन है 120 न्यूटन। whereas F3 जो फोर्स है its magnitude as well as its direction is not known to you. So three forces F1 and F2, F3 makes the resultant FR. We need to find out the magnitude and coordinate direction angles of this force F3. यानी जो F3 फोर्स अननोन है उसका हमें मैग्नीट्यूड और कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स जो है वो डिटरमिन करने। थोड़ा सा हम पहले F1 और F2 को देखते हैं, उसके बाद फिर हम FR के साथ थोड़ा सा तफसीली डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हम FR को जो है वो इसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फोर्स विच इज F1। अगर हम F1 की बात करें तो F1 जो फोर्स है इसको हम इस स्मॉलर ट्रायंगल की मदद से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट क्या होगा इस F1 का? से 804 by 5 4 by 5/4। देखें अब आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें से 4 जो है इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, 3 जो है इट इज पैरेलल टू z एक्सिस। तो जब आप x कंपोनेंट निकाल ले होंगे तो इट इज गोइंग टू बी 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप z कंपोनेंट निकाल ले होंगे तो आप 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू? अब इसमें ये देखिए 3 डायमेंशन में गिवन है फिगर, तो इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज करें। अदरवाइज जो प्लेन बन रहा है वो ये प्लेन बन रहा है x प्लेन, x एक्सिस, और ये आपके पास z एक्सिस बन रही है। ये वो वेक्टर है जो कि 80 न्यूटन का है, और जो ट्रायंगल आपको स्मॉलर ट्रायंगल गिवन है वो 3, 4 और 5 गिवन है। सो इसी 3D फिगर को मैंने 2D प्लेन में जब कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये फिगर आ गई। अब इसको समझना आसान है, आप नोट कर सकते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है स्मॉलर ट्रायंगल की वो 4 है और z एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है वो 3 है। सो वी कैन राइट F1 टू बी इक्वल टू 80 into 4/5i plus 80 into 3/5k. Is this point clear to all of you? Yes सर एक दो रिपीट कीजिएगा। देखिए आपके पास ऑल्दो ये फिगर 3 डायमेंशन में बनी हुई है, लेकिन मैं अगर इसका साइड व्यू देखूं, यानी अगर आपने ड्राइंग पढ़ी है तो आप इस डायरेक्शन में जब इसको देखेंगे तो आपको ये XZ प्लेन नजर आ रहा होगा। इस XZ प्लेन का 2 डायमेंशनल व्यू आपको ये शो किया गया है। इसमें आपके पास 80 न्यूटन की जो फोर्स है वो स्मॉलर ट्रायंगल ये 3, 4, 5 यहाँ बना रही है। सो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये आपके पास
दो कंपोनेंट्स आएंगे यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ. दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी fx, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी fz. जहां तक ताल्लुक fx का है तो इट इज गोइंग टू बी 80 टाइम्स 4, चूंकि 4 वाली साइड पैरेलल टू x एक्सिस, so 80 into 4/5. और जहां तक ताल्लुक fz का है तो वो 80 टाइम्स, ये वाली साइड z एक्सिस के पैरेलल है, so 3/5 की मदद से मैं इसको z एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर सकता हूँ. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Clear है. ठीक है. सो लेट मी रब इट, जब तक हम जो है वो बाकी फोर्सेस को एक नजर दौड़ाएं, जब तक मैं इसको रब कर लेता हूं. सो हमारे पास F1 जो है वो आ गई इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन. सो दैट कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ F1 वुड कम्स आउट टू बी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, इट वुड कम्स आउट टू बी 64i प्लस 48k, और यूनिट्स आपके पास न्यूटन आ गए. Okay, moving on to the second force, which is force F2. What should be the Cartesian vector notation of this force F2? Sir, minus 110k. So it is going to be minus 110k. Why minus 110k? Because this force is directed towards the negative z-axis. So negative z-axis के लिए हम जो unit vector use करते हैं Cartesian notation में, वो minus k होता है. So we can write F2 to be equal to minus 110k Newton. I hope कि F1 and F2 are clear to all of you. किसी को इन दोनों forces के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ ले, so that we can move on to the difficult one जो कि FR है. So yes, sir, clear. चलें. Before moving towards FR, since F3 is not known to us, so we can write F3 in terms of generic form F3xi plus F3yj प्लस F3zk. हमने F3 को भी उसके XYZ कंपोनेंट्स में जो है वो लिख लिया यूजिंग जेनेरिक टर्म्स F3x, F3y and F3z. Okay, now coming to our main task, which is this FR. FR को अगर आप देखें गौर से तो FR के जो 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि this is going to be the x component of FR, this is going to be the y component of FR, and finally this is going to be the z component of FR. ऐसा ही है. ये 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं ना FR के. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर आपको वो सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा याद हो, इसमें आपने किया क्या है कि ये जो FR फोर्स है, विच इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर फोर्स, इसको सबसे पहले आपने इन 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिए. वन इज दिस कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट यूजिंग दिस एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. सो आपके पास सिंपली FR ये था. थोड़ा सा और से इस फिगर को देखें जो मैं साइड पे बना रहा हूँ. आपके पास FR ये वाली चीज थी, इसके आपने 2 कंपोनेंट्स बना लिए. वन इज दिस कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट यूजिंग दिस 45 डिग्री एंगल. अब दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो व्हाट शुड बी दिस पर्टिकुलर component? It is going to be FR sin 45 and this is going to be FR cos 45. ऐसा ही है. सर रिपीट कर दें. देखिए, आपके पास FR का सबसे पहले 2 कंपोनेंट्स बने. वन इज दिस कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट. 45 डिग्रीज एंगल है इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान. अब इसको अगेन आप 2D में अगर विजुलाइज करें इस साइड से देख के, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो कि कुछ इस तरह का है. ये आपके पास FR आ गया है, ये 45 डिग्रीज आ गया है. सो दिस इज गोइंग टू बी FR cos 45 और दिस इज गोइंग टू बी FR sin ऑफ 45. ठीक है, तो 2D में विजुलाइज कर सकते हैं इसको, जो मैंने राइट साइड पे ये 2D फिगर बनाई है. ठीक है. सो अब अगर हम थोड़ा सा गौर से इस दोबारा फिगर को देखें, इसको मैंने रब कर दी है. सो अभी जैसे बात हुई थी, हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं. एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है. ये वाला कंपोनेंट जो है ये आपके पास आता है FR
साइन ऑफ 45 और ये जो रेड से कंपोनेंट है ये मेरे पास आता है एफ आर कॉस ऑफ 45। ये क्लियर है रेक को? यस सर। ये जो एफ आर साइन 45 है ये किस एक्सिस के अलोंग आ रहा है? सर जी एक्सिस के अलोंग। जी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा एफ आर का? सर के कंपोनेंट। तो इट इज बेसिकली एफ आर जी या के कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर है रेक को? यस सर। तो रिजल्टेंट का z कंपोनेंट आपके पास आ गया विच इज 120 sin 45 और अगर हम कार्टेशियन नोटेशन की बात करें तो 120 sin 45 k। समझ आ गई यार एक को ये यहां तक, या कोई डाउट है अभी किसी को? सो एफ आर की अगर मैं बात करूं इसका k कंपोनेंट मुझे मिल गया विच इज 120 sin 45 k। क्लियर है यार एक को? अगर Yes, कोई sir. क्वेश्चन है काइंडली ये भी Yes, पूछ sir. सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट जिसको हमने एफ आर कॉस 45 कहा था। ये एफ आर कॉस 45 वाला जो कंपोनेंट है ये किस प्लेन में लाई कर रहा है फिगर के हिसाब से जो मुझे नजर आ रहा है? सर एक्स वाई। इट इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। सो XY बेसिकली ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं और मैं इसका टॉप व्यू देखूं, आप ड्राइंग अभी इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ना? यस सर। व्यूज वगैरह थोड़े से आपको बताए जा रहे हैं। यस सर। तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं, दिस कंपोनेंट एफ आर कॉस 45 इज बेसिकली लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के लिए मैं थोड़ा सा 2D व्यू अगर बना लूं टॉप से, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस वेक्टर को कह देता हूं वेक्टर a, एफ आर कॉस 45 को a से डिनोट कर देता हूं। तो ये मेरे पास वो a आ गया है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं और इसका एंगल y एक्सिस से मुझे 30 डिग्रीज गिवन है। ऐसे ही है? Yes, sir. ठीक है। सो ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, वाई एक्सिस से इसका एंगल 30 डिग्रीज है। सो अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं इसके दो कंपोनेंट्स में इन दिस एक्स वाई प्लेन, तो पैरेललोग्राम लॉ के तहत ये दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वन इज एफ आर वाई, द अदर वन इज एफ आर एक्स। एफ आर एक्स क्या होगा? ए साइन 30 और एफ आर वाई क्या होगा? ए कॉस 30। ऐसे ही है? यस सर। ठीक है। 2D में देखें ना, आपके पास एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। अभी जो हमने इससे पिछला टॉपिक पढ़ा था कोप्लेनर फोर्सेस वाला, अ वेक्टर इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, वाई एक्सिस से उसका एंगल 30 डिग्रीज है, तो टोटल एंगल 90 डिग्रीज होता है। आप cos 30 और sin 30 की मदद से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं और चूंकि एंगल वाई एक्सिस से गिवन है तो आपके पास cos कंपोनेंट जो है वो y के अलोंग आ जाएगा, sin कंपोनेंट x के अलोंग आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट या किसी को कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। सो लेट मी रब दिस टू डायमेंशनल फिगर और अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ सारा मकसद ही एफ आर को लिखना है कि किस तरह आपने एफ आर को इसकी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखा है। तो जिस तरह अभी हमने बात की थी कि हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन के अलोंग। दिस इज द एक्स कंपोनेंट जिसको मैंने कहा था ए साइन 30 और ये वो y कंपोनेंट है जिसको मैंने कहा था a cos 30। सो अब मेरे पास a क्या था? a was fr cos 45। सो बेसिकली इसका x कंपोनेंट बन जाएगा 120 cos 45 sin 30 विद यूनिट वेक्टर i। इसका y कंपोनेंट बनेगा 120 cos 45 cos 30 j और k कंपोनेंट ऑलरेडी आपको गिवन है। सो ओवरऑल एफ आर वुड बिकम 120 cos 45 sin 30 i प्लस 120 cos 45 cos 30 j प्लस 120 sin 45 k। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू या अभी किसी को भी डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है। सो
अब हम अपने मेन सवाल पे आते हैं। आपने तीनों फोर्सेस को जो कि F1, F2, F3 थी उनको कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिख लिया। आपने Fr को कार्टेशियन नोटेशन में लिख लिया। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट F3x, F3y, F3z? कैसे फाइंड करेंगे? सर इक्वलाइज करेंगे सर, पहले वो रिजल्टेंट के इक्वल रखेंगे तीनों फोर्सेस को, फिर So we are उधर going से to apply the resultant equation. Fr should be equal to vector sum of F1 plus F2 plus F3, and then we are going to compare the I, J and K coefficients on both sides of this equation. So once you compare the I and J and K coefficients on both sides of this equation, I coefficient compare करने से आपको 42.43 should be equal to 64 plus F3x मिलेगा। इसी तरह J coefficients और K coefficients को compare करेंगे तो आपको ये तीन equations मिल गई। Solving these three equations would give you the values of F3x, F3y and F3z. Once you have found the values of F3x, F3y, F3z, then F3 should be equal to F3x square plus F3y square plus F3z square whole under root, and then you can accordingly find out alpha 3, beta 3 and gamma 3 by simply taking cos inverse F3x over F3 cos inverse F3y over F3 and cos inverse F3z over F3. So आपके पास alpha 97.48, beta 63.66 और gamma जो है वो 27.54 डिग्रीज आ जाएगा। Is it clear to all of you? कोई क्वेश्चन आपका इस प्रॉब्लम के हवाले से जो आप पूछना चाहें? No, sir. Okay, so this was the last problem for this topic. So around 9:32 हो गए। We are going to take जी पूछना चाहते हैं कुछ? यस सर, ये इसको हमने cos वाले फार्मूले से क्यों नहीं किया, cos अल्फा प्लस cos बीटा वाले से? ओके, cos अल्फा cos बीटा वाले फार्मूले से जब हम करते हैं तो मुझे काइंडली आप ये बता सकते हैं उसमें अल्फा बीटा और गामा किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? एक्सिस के एंगल्स को बन करते हैं। वो फोर्स x, y और z एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ऐसे ही है? जी। अच्छा, अब यहाँ आपको क्या Fr का एंगल x एक्सिस से या y एक्सिस से या z एक्सिस से गिवन है? y एक्सिस से गिवन है 45 में सेट कर ले तो 15 देखिए में y एक्सिस से 45 नहीं गिवन, आपके पास 45 जो एंगल बना रहा है वो ये Fr बना रहा है इस लाइन से जो कि XY प्लेन में लाई करती है। उसके बाद ये लाइन y एक्सिस से 30 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो ये तो डिफरेंट प्लेन्स हैं, इसलिए हम अल्फा बीटा गामा इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ Fr के लिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। 9:45 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे दोबारा। अभी मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, सिर्फ मैं अपना माइक म्यूट कर देता हूँ और साथ में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। इंशाल्लाह 9:45 पे जो है वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट अवर क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, Okay, sir.